मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस महाअभ्यास सीरीज में आज हम देखने वाले हैं यूनिट 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की ओर। ये रामबाण बैच है, इसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर पूरा कोर्स आपको उपलब्ध होने वाला है, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी यूनिट्स के, साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी एड ऑन है और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये है टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेस्ट और बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया है जीएलसी आईएएस। इसमें टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। छायादार क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सियोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट या क्रिप्टोफाइट? छायादार क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इधर, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सियोफाइट। सियोफाइट जो है वो करेक्ट आंसर है। छायादार क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति सियोफाइट। हेलोफाइट कहते हैं जो खारी वनस्पति होती है न, और उसके अलावा लिथोफाइट जो है वो चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है, और जो क्रिप्टोफाइट है वो ठंडे क्षेत्रों में जैसे कि बर्फ में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं क्रिप्टोफाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट? किसे कहते हैं बुझा हुआ चूना? तो जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बुझे हुए चूने को। और चूना पत्थर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहते हैं रासायनिक भाषा में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? टेंसले, अर्निनेज, नॉर्मन मेयर्स या लिंडमैन? किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिंडमैन ने दिया है 10% ऊर्जा का नियम। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये ऊर्जा पिरामिड है ना, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर ये वाला जो स्तर है, इसका स्तर, इस स्तर में ऊर्जा है मान लो 1000 कैलोरी, तो अगले वाले स्तर में ये ऊर्जा कितनी पहुंचेगी? सिर्फ 10%, यानी 1000 की 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचेगी, यानी कि सिर्फ यहाँ पर 100 कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। और फिर जब यही ऊर्जा नेक्स्ट स्तर में जाएगी तो वो सिर्फ 10% जाएगी, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर जाएगी सिर्फ 10। तो हर प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो मात्र 10% ही पहुंचता है, वो है लिंडमैन का ऊर्जा का 10% नियम। और नॉर्मन मेयर्स ने हॉटस्पॉट की अवधारणा दी, जो जैव विविधता क्षेत्र में हम हॉटस्पॉट की बात करते हैं वो अवधारणा। अर्निनेज ने गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा दी, और टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया पहली बार। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल पहली बार टेंसले ने किया। आगे देखिए। जलवायु परिवर्तन पर आधारित COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? COP28 सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ग्लासगो, दुबई, मेस्त्र या मैड्रिड?
COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? और ये जो COP28 सम्मेलन है ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। UNFCCC क्लाइमेट चेंज वाली जो संस्था है ये इससे संबंधित ये है COP28 सम्मेलन। तो सही उत्तर जो है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी। COP28 जो है वो नवंबर 2023 तक दुबई में होने की संभावना है। दुबई UAE में है ना, UAE दुबई में होने वाला है। इसके अलावा ग्लासगो में हुआ था COP26 और मिस्र में हुआ था COP27। मिस्र में जो जगह है शर्म अल शेख, यहाँ पर हुआ था COP27 और COP25 हुआ था मैड्रिड स्पेन में। अगला प्रश्न, निमोनिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, आंत, फेफड़ा या श्वास नली? निमोनिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है सी, फेफड़ा। निमोनिया बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनस में और आंत प्रभावित होती है टाइफाइड और हैजा, इन दोनों में प्रभावित होती है आंत। और श्वास नली प्रभावित होती है डिप्थीरिया बीमारी में, डिप्थीरिया में प्रभावित होती है श्वास नली। आगे देखिए अगला प्रश्न, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में IUCN का फुल फॉर्म बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखते हैं सही उत्तर। जो सही उत्तर है वो है IUCN का मुख्यालय है ऑप्शन बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है IUCN का मुख्यालय। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। रोम इटली में है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। और नैरोबी केन्या में है UNEP, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। आगे देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय और स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है बेंगलोर, मुंबई। तो देखें अगर यहाँ पर, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो मुख्यालय है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का वो है ट्राम्बे, मुंबई में, और स्थापना हुई थी इसकी 1954 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुंबई 1954। आगे देखो प्रश्न, रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम। इस पर कार्य करता है रॉकेट का आगे बढ़ना। आगे देखो, आंख का कौन सा हिस्सा आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा हिस्सा आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना? तो जो सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस जो है वो आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, छोटा बड़ा करता है। जबकि जो कॉर्निया है, दान देते समय कौन सा अंग दान किया जाता है आंख का? तो कॉर्निया किया जाता है। रेटिना पर जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनती है। और प्यूपिल यानी कि आंख की पुतली,
तो जो प्रकाश है, जो भी लाइट हमारे आंखों में जा रही है वो प्यूपिल से होते हुए जाती है। आगे देखिए प्रश्न, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने, अर्नेस्ट हेकल ने, डार्विन ने या ह्यूगो डी ब्रिज ने? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डार्विन ने, है ना। डार्विन ने दिया प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। लेमार्क ने दिया लेमार्कवाद, जो जैव विकास से संबंधित है ना। अर्नेस्ट हेकल ने दिया पुनरावर्तन का सिद्धांत, और ह्यूगो डी ब्रिज, पुनरावर्तन सिद्धांत, और ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया नव डार्विनवाद, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम जो एक और नाम जो है इसका उत्परिवर्तनवाद। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने जो दिया वो दिया नव डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और ये सभी ने जो प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए, वो सभी जैव विकास से संबंधित है। मोनोसेकेराइड किसका प्रकार है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन का? मोनोसेकेराइड इनमें से किसका प्रकार है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप है मोनोसेकेराइड। 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर या हाइग्रोमीटर? गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर या हाइग्रोमीटर? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है और एनीमोमीटर से पवन की गति और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 13 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023 या 16 जुलाई 2023? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आगे देखिए, करंट का क्वेश्चन है, अभी 3-4 दिन पहले ही न्यूज में आया था तो सोचा ले लिया जाए। किस वर्ष के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035, 2040 और 2025 या 2070? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 2035। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है और 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य है। ठीक है, और 2025 में जो गगनयान है उसका लॉन्चिंग पॉसिबल है, हो सकता है, मतलब 2024 में एक लॉन्च हो जाएगा और एक लॉन्च 2025 में पॉसिबल है। और 2070 तक हमको नेट कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको 0 करना है 2070 तक।
आगे देखिए प्रश्न, गगनयान मिशन के तहत कितने मानव अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे? गगनयान मिशन के तहत कितने मानव अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे? तो देख लेते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। गगनयान मिशन के तहत 3 मानव अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और एक रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, है ना, व्योम मित्र रोबोट, और 3 मानव अंतरिक्ष में भेजे जाने का इसमें जो है लक्ष्य है। आगे देखो प्रश्न, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है? जैव विविधता, ओजोन संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता से, ठीक है। और ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? आप लोग बताएंगे ओजोन संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ओजोन के लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हुआ था 1987 में। और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सा है? रामसर कन्वेंशन, जो हुआ था 1971 में। और जैव विविधता से रिलेटेड है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आगे देखिए अगला प्रश्न, टेरी का पूर्ण रूप क्या है? TERI, टेरी का पूर्ण रूप क्या है? द एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और द एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सो यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये है टेरी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, जल प्रदूषक कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? देखो कैडमियम क्या है? एक जल प्रदूषक है और इसके कारण कौन सा रोग होता है? नॉकनी सिंड्रोम, मिनीमाता, इटाई या ब्लैक फुट? सो करेक्ट आंसर इज सी, इटाई। कैडमियम से रोग होता है इटाई, और नॉकनी सिंड्रोम रोग होता है फ्लोराइड से, और मिनीमाता रोग होता है पारा से, और ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक से, है ना। और ये जो चारों प्रदूषक हैं ये चारों जल प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1952, 1954, 1958 और 1969। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए। 1952 में बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। 1954 में बना था भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में। और 1958 में बना था DRDO, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और 1969 में बना था इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इधर सारे एसिड दिए गए हैं और इधर सारे वो चीज़ें दी गई है जिनमें जो एसिड पाया जाता है।
तो कौन सा पेयर यहाँ पर गलत है वो बताना है आप लोगों को। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो पेयर है ये करेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। जबकि फार्मिक एसिड चींटी में, मैलिक एसिड सेब में, और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आपने देखी थी यूनिट 7 से संबंधित प्रश्नोत्तरी, और अब कल हम देखने वाले हैं यूनिट 8। यूनिट 8 से संबंधित एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बने रहिए जीएलसी आईएएस के साथ।